हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे आपको कोड टाइप करना है Vimrees@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसके भाग 19 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 19 है, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, रोगजनकों द्वारा संक्रमण का विरोध करने के लिए एक जीव की क्षमता को क्या कहते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर में रोगों से हमारी जो रक्षा करता है उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा सिस्टम होता है, वह रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है वही रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो आपको मिलेंगी ये दोनों जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं, ये आपको मिलेंगी महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, गदर पार्टी की जो स्थापना यह कब की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गदर पार्टी की जो स्थापना यह की गई थी 1 नवंबर, डेट थी 1 नवंबर वर्ष 1913 की। कहाँ पे की गई थी, जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सैन फ्रांसिस्को नामक जगह थी। सैन फ्रांसिस्को नामक जगह थी, यहीं पे आप की गई थी जो है गदर पार्टी की स्थापना। किसके द्वारा, तो सोहन सिंह भाखना के द्वारा। किसके द्वारा, तो सोहन सिंह भाखना के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1913 को। तो इसे आप याद रखिएगा, जगह थी सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न हमारा है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप याद रखिएगा, जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी, तो इन तीनों जो व्यक्ति हैं, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन मुल्क, इन तीनों ने मुस्लिम लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परंतु अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें, मतलब सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया था इस लीग की स्थापना में, वह दिया था नवाब सलीमुल्लाह ने। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ मुस्लिम लीग की अगर हम पहले अध्यक्ष की बात करें, तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बना था। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष तो आगा खां, यानी ऑप्शन जो ए है आगा खां वाला, ये आगा खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने थे। और वास्तविक संस्थापक की अगर बात हम करें तो नवाब सलीमुल्लाह जो थे, ये मुस्लिम लीग के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, आपको बताना है कि डेनमार्क की राजधानी वर्तमान में क्या है। तो प्रेजेंट टाइम में डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। वहीं प्राग किस देश की राजधानी, तो चेक रिपब्लिक यानी कि चेक गणराज्य की जो राजधानी है उसको हम प्राग कहते हैं। और ओटावा किस देश की राजधानी है, तो कनाडा की राजधानी को हम ओटावा कहते हैं। और ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी को हम कहते हैं ब्यूनस आयर्स। तो ये चारों राजधानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूरसंचार उपकरण इनमें से कौन सा, आपको बताना है कि दूरसंचार उपकरण इसमें से कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो दूरसंचार उपग्रह इसमें से वह माना जाता है मॉडेम, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मॉडेम। अगला प्रश्न हमारा है, वह सॉफ्टवेयर जो विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने या हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो कंप्यूटर में फाइल्स को नुकसान होने से मतलब बचाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं। तो विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर को हटाने और रोकने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है एंटीवायरस, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, एंटीवायरस। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, बेकरेल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो बेकरेल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो रेडियो एक्टिविटी की, यानी कि रेडियो धर्मिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है, रेडियो धर्मिता की इकाई को हम बेकरेल कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है
उसके अनुसार जो अंगूठा होता है वह क्या दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो अंगूठा होता है वह बल यानी कि फोर्स का प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्स यानी कि बल का प्रतिनिधित्व करता है अंगूठा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा है, लुब्रिकेंट्स जो होते हैं जो भारी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, आपको बताना है कि जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वे किसके बने होते हैं, किस प्रकार बनते हैं ये। तो जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये पेट्रोलियम के बने होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है वह आवर्त सारणी के समूह 2 में समूह 2 में रखा गया, समूह 2 से संबंधित है। तो आवर्त सारणी के समूह 2 में निम्नलिखित में से किसको रखा गया है? तो इसमें से जो मैग्नीशियम है उसको आवर्त सारणी के समूह 2 में रखा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, लिथियम और बेरिलियम के बीच इसमें से जो कौन सा तत्व है जिसमें उच्च परमाणु त्रिज्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लिथियम और बेरिलियम के बीच जो लिथियम तत्व होता है उसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वह उच्च होती है यानी कि हाई होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लिथियम यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच आपको बताना है किसकी जो परमाणु त्रिज्या है वह सबसे उच्च होती है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच जो कैल्शियम तत्व होता है यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल से, कैल्शियम तत्व की जो परमाणु त्रिज्या होती है वह सर्वाधिक यानी कि उच्च होती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंसू में नहीं पाया जाता है? तो IgE जो यौगिक होता है यह आंसू में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा IgE। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का घटक नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से बायोगैस का घटक कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह बायोगैस का घटक नहीं है। इसमें से बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन ये सभी जो हैं बायोगैस के मुख्य घटक हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है यह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। तो 72 बार धड़कता है प्रति मिनट जो है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 72। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के द्वारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसको हम ओपेक के नाम से जानते हैं उसको छोड़ दिया गया था? तो दिए गए ऑप्शंस में से किस देश ने ओपेक को छोड़ दिया था? तो कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कतर के द्वारा जो है ओपेक को छोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की जो पहली ई लोक अदालत है उसकी शुरुआत किस राज्य में की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भारत की जो पहली ई लोक अदालत है इसकी शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में जो है भारत की जो पहली ई लोक अदालत है उसकी शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है राजीव गांधी किसान कल्याण योजना भी चलाई जा रही है, आप ध्यान दीजिएगा। राजीव गांधी किसान कल्याण योजना जो है यह छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है। इसके बाद जो स्पंदन कैंपेन है वह भी छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना। इस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना, यह भी छत्तीसगढ़ की योजना है। अगला प्रश्न हमारा है, समाधान से विकास योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो समाधान से विकास योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो योजना है यह हरियाणा राज्य की योजना है। इसके साथ ही जो हरियाणा है की गवर्नमेंट उसके द्वारा हेल्प मी नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। हेल्प मी नामक मोबाइल एप्लीकेशन आप इसे याद रखिएगा। तथा जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो जो हुआ था 2020 का, यह भी हरियाणा में ही आयोजित किया गया था। इसके बाद हरियाणा में एक योजना चल रही है मेरा पानी मेरी विरासत, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। मेरा पानी और मेरी विरासत जो योजना है यह भी हरियाणा में चल रही है। इसके अलावा हरियाणा में एक योजना चल रही है ई सचिवालय पोर्टल। कौन सा पोर्टल? तो ई सचिवालय जो पोर्टल है यह भी हरियाणा में लॉन्च किया गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य में स्थानीय लोगों के लिए जो है राज्य की 75% नौकरियां हैं
उनको आरक्षित कर दिया, मतलब हरियाणा, सॉरी मैंने आंसर बता दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने अपने राज्य की जो 75% नौकरियां अपने लोगों के लिए आरक्षित कर दी, मतलब हरियाणा की जो 75% नौकरियां होंगी जो 50,000 रुपये से कम होंगी, आप ध्यान दीजिएगा, हरियाणा की जो 75% नौकरियां होंगी जो 50,000 रुपये से कम होंगी वो हरियाणा के स्थानीय लोगों को ही दी जाएंगी। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा भारत में। भारत में 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और 2022 में हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भी मनाएंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको बताना है कि बलराम जो योजना है यह किस राज्य की फेमस योजना है? तो बलराम योजना किस राज्य की फेमस योजना है? तो यह उड़ीसा राज्य की फेमस योजना है बलराम योजना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बलराम योजना जो है हरियाणा मतलब उड़ीसा की फेमस योजना है, तथा उड़ीसा में ही 2023 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा, आप ध्यान दीजिएगा, हॉकी का जो वर्ल्ड कप होगा 2023 का, यह उड़ीसा में ही खेला जाएगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सोहराई और कोहबर आर्ट्स, ये जो फेमस आर्ट्स है इनको मैं आपको बता दूं, इनको GI टैग हाल ही में दिया गया, इसी कारण से न्यूज में है। तो आपको बताना है कि सोहराई और कोहबर आर्ट्स जो है इनका संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में सोहराई और कोहबर आर्ट्स को GI टैग दिया गया है तथा इनका संबंध झारखंड राज्य से है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? तो कैस्पियन सागर की जो सीमा टोटल 5 देशों से लगती है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न हमारा है, इसरो के वर्तमान में जो प्रमुख है वह कौन है? तो इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं के सिवन, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तथा DRDO के प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो G सतीश रेड्डी जो है वर्तमान में DRDO के प्रमुख हैं। हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो हैं अजीत डोभाल हैं, और नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके साथ यहाँ पे बात इसरो की है, तो इसरो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में आपको मिलेगा इसरो का हेडक्वार्टर, और 1869 ईस्वी में जो है इसरो की 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का जो सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज है यह किस राज्य में बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में भारत का जो सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज है यह बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय थल सेना दिवस है यह मनाया जाता है 15 जनवरी के दिन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 जनवरी के दिन जो है प्रतिवर्ष भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी को हम बापू और राष्ट्रपिता कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू और राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। और मदन मोहन मालवीय जी को हम कहते हैं महामना। क्या कहते हैं? मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से जानते हैं, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस 22 मार्च के दिन मनाता है? तो कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस 22 मार्च के दिन मनाता है? तो बिहार इसका राइट आंसर रहेगा। बिहार जो अपना स्थापना दिवस है वह 22 मार्च के दिन मनाता है। और उत्तर प्रदेश जो अपना स्थापना दिवस है वह 24 जनवरी के दिन मनाता है। आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश जो अपना स्थापना दिवस है वह 24 जनवरी के दिन मनाता है, और बिहार अपना स्थापना दिवस 22 मार्च के दिन मनाता है। और जो सिक्किम है, सिक्किम अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो सिक्किम अपना स्थापना दिवस 16 मई के दिन मनाता है। और तेलंगाना अपना स्थापना दिवस जो है 2 जून के दिन मनाता है। तो ये चारों राज्यों के जो स्थापना दिवस है आपके दिमाग में होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो पार्ट 19 था उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे पार्ट जो हमारा अगला होगा उसमें। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।